हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के ट्यूटोरियल। मेरा नाम है नितिन और आज मैं लाया एक नया लेक्चर जो कि डेप्रिसिएशन का कंटिन्यूशन है। तो आज हम यहाँ पे एक तो पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था कि डेप्रिसिएशन जो हम कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब से करोगे? चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कॉस्ट ऑफ एसेट में देखा था और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था उस टॉपिक को जो हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे कि चार्ज किस दिन से करोगे। ठीक है जी। और साथ में हम सीखेंगे रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है नहीं, सैलवेज वैल्यू, सब क्या है। इन सबको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है व्हेन वी विल स्टार्ट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस दिन से स्टार्ट करोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो आपको देखना है, इस पर फोकस रखना है जब क्वेश्चन में ये आएगा। कब से शुरू करोगे डेप्रिसिएशन? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एक ट्रक का ऑर्डर दिया, ठीक है जी। अब मुझे बताना, सोच के मैंने एक ट्रक का ऑर्डर दिया, ठीक है जी। मैंने उसको कहा मुझे एक ट्रक बनवाना है, ठीक है जी। लेट से आज डेट है, कुछ भी हम लेट से कोई डेट ले लेते हैं। आज डेट है जी 4 मई 2022, ठीक है जी। हमने 4 मई को ऑर्डर दिया, ये मेरी ऑर्डर की डेट है, इस दिन की मेरे को एक खरीदना है, ठीक है जी। उसने मेरे घर ट्रक बन चुका है, ट्रक को डिलीवर करवा दिया, मतलब जहाँ भी पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया। वो डेट है जी, लेट से हम ले लेते हैं आपकी 30 नवंबर। 30 नवंबर को डिलीवर कर दिए, ठीक है जी। एंड उसके बाद अब ऑर्डर दिया, डिलीवर भी हो गया, तो मैंने यूज़ करना जो शुरू किया इस ट्रक को, मतलब यूज़ करना मतलब जिस दिन मैंने चलाना शुरू किया, ड्राइव करना शुरू किया इसको, जिस दिन मैंने इसको ड्राइव करना शुरू किया जी, वो डेट है जी आपकी, लेट से हम ये डेट मान लेते हैं 30 दिसंबर 2022, ठीक है। ये मेरी डेट है 30 दिसंबर 2022, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये जरा सोच के मुझे नीचे कमेंट में आंसर देना। मैंने ट्रक बनवाया, ट्रक का ऑर्डर दिया है 4 मई 2022 का, ये मैंने आपको एक डेट दी, ठीक है। नंबर वन। सेकेंड, ट्रक की जो डिलीवरी हुई, जो डिलीवरी वो हुई है जी 30 नवंबर 2022 को, सेकेंड। थर्ड मैंने की जिस दिन मैंने इसको ड्राइव करना शुरू किया, यूज में लेके आया, वो थी जी 30 दिसंबर 2022, ये आपकी थर्ड। 30 दिसंबर 2022 को मैं इसको यूज में लेके आया। अब ये जो तीन डेटें हैं, ये मेरा डाउट है, इन तीनों में से कौन सी डेट को डेप्रिसिएशन जो होगा, कौन सी डेट को डेप्रिसिएशन को चार्ज करना स्टार्ट करोगे? वो कौन सी डेट होगी जिस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे? ये मेरा डाउट है, नीचे कमेंट में आंसर देना, ठीक है। तो जरा देखते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये मेरा एक डाउट था। कॉन्सेप्ट कहता है जी, सीधी सी बात है, वो तो सिंपल सी चीज बोलता है, जिस दिन ये एसेट आप पुट टू यूज में ले आओगे, पुट टू यूज में मतलब जिस दिन ये एसेट आप इस्तेमाल में ले आओगे, यूज करना शुरू कर दोगे, इस्तेमाल में आ जाएगा, उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन को चार्ज करना स्टार्ट कर देना। उस दिन से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे जिस दिन ये पुट टू यूज में आ गया, आपके इस्तेमाल में आ गया, तो उस दिन से आपको इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देना है। जैसे अब मेरा ऊपर वाला एग्जांपल आप देखो, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ की बात करें तो आपने जो डेप्रिसिएशन था, ट्रक, ठीक है, ट्रक का आपने ऑर्डर दिया, ट्रक के ऑर्डर देने से क्या हमने ट्रक को यूज करना शुरू कर दिया था? तो आंसर इसमें, अगर हमने ट्रक का ऑर्डर दिया है तो हमने ट्रक को यूज करना तो नहीं शुरू किया। इसका मतलब ऑर्डर वाली डेट तो आप ले ही नहीं सकते, ये कैंसिल, 4 मई आ नहीं सकती। डिलीवरी होने से भी मैंने ऐसा कोई यूज करना नहीं शुरू किया, तो ये भी कैंसिल 30 नवंबर। तो ये जो थर्ड है यहाँ पे मैंने साफ से क्लैरिफाई कर दिया, यूज करना, ड्राइव करना मैंने किस दिन से शुरू किया? 30 दिसंबर 2022 से। तो जो मेरी डेट है 30 दिसंबर 2022 वाली, तो जो मेरी डेट है ये 30 दिसंबर 2022 वाली, ये वाली, इस दिन, ये जो 30 दिसंबर 2022 है, इस दिन को आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो।
इस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा लग रहा है। कितने महीने का लगा, क्योंकि हमने दिसंबर में खरीदी है और दिसंबर से हम यूज में लेके आए हैं, तो हालांकि इसका 31 एक दिन बचा है, मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जनवरी का प्लस फेब का प्लस मार्च, ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा अपनी बुक्स के अंदर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पी एंडर में डेप्रिसिएशन जो हमने लास्ट टाइम देखा था, पी एंडर में जो डेप्रिसिएशन दिखाओगे वो 3 महीने का दिखाओगे। ठीक है, 3 महीने का क्यों, क्योंकि 31 मार्च को तो हमारी बुक्स क्लोज हो जाती है। आपकी बुक्स क्लोज की डेट क्या होती है, 31 मार्च, जो मैं यहाँ पे एज्यूम भी कर रहा हूँ 31 मार्च को क्लोज हो गई। ठीक है जी, तो हम 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, और 3 महीने का डेप्रिसिएशन आप पी एंड एल में दिखाओ। 3 महीने के क्यों दिखाएंगे, क्योंकि आप यूज में किस दिन लाए, पुट टू यूज में किस दिन लाए हो, वो आप दिसंबर में लेके आओ। तो दिसंबर में आया तो दिसंबर से आप स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैं पी एंड एल में कैसे दिखाऊंगा जी, तो जैसे कि पी एंड एल में लास्ट क्लास में देखा था, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू में एक्सपेंसिव साइड में डेप्रिसिएशन, खर्चे क्या होते हैं हमेशा डेबिट, तो ये हमारी कौन सी साइड होती है, डेबिट वाली, एक्सपेंस वाली साइड, ये हमारी क्रेडिट इनकम वाली साइड। पी एंड एल में मैंने ये बता रखा है आपको। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, लेट्स से हम रिज्यूम कर लेते हैं मेरी कॉस्ट है 12 लाख, 12 लाख का ट्रक था, क्योंकि 3 महीने का दिखाना था, जैन फेब मार्च, तो 3 डिवाइडेड बाई 12, एक साल में 12 महीने हो तो 12 से डिवाइड कर दो, 1 लाख इंटू 3, तो आप एक्सपेंस कितना बुक करोगे यहाँ पे जी, 3 लाख। ठीक है जी, इस तरीके से आप 3 लाख यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका पी एंड एल में आ जाएगा। जबकि इसके कोरस्पॉन्डेंट में बैलेंस शीट की बात करूं अगर आपसे, तो अगर आपको याद हो बैलेंस शीट में हमने क्या दिखाया था, बैलेंस शीट में मैंने आपको कहा था क्योंकि ये मेरा फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट के तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ेगा इसको। तो डेप्रिसिएशन में लेट्स से ये मेरी एसेट वाली साइड है, तो एसेट वाली साइड में आप क्या दिखाते हो, फिक्स एसेट। मैंने एज्यूम किया मेरा ट्रक कितने का, 12 लाख का फिक्स एसेट। इसमें से क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो यहाँ से हटाओगे, याद है आपको रिडक्शन रिडक्शन वाला मेथड, यहाँ से रिड्यूस करेंगे 3 लाख। ठीक है, और 12 में से 3 चलेंगे, यहाँ पे आपके 9 लाख बैलेंस बच गया। ठीक है, ये 9 लाख, और ये जो है 3 लाख, ये जो 3 लाख आपने माइनस किए, इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं जी, पी एंड एल के अंदर। ये क्या किया आपने, राइट ऑफ कर दिया, हटा दी कॉस्ट इतने से, है ना, और पी एंड एल में खर्चा चार्ज कर लिया। क्या था ये, इनडायरेक्ट बेनिफिट था, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था। ठीक है ना, तो ये एक तरह का खर्चा आपने अपने पी एंड एल में दिखा दिया, जिससे आपका टैक्स रिड्यूस हो गया, है ना। तो ये राइट ऑफ कर दिया मैंने रिड्यूस करके, और ये जो बैलेंस बच गया, ये जो बैलेंस बच गया 9 लाख, ये आपका क्या है, बुक वैल्यू है। कोई आपसे पूछो बुक वैल्यू क्या है आपके फिक्स एसेट की, तो जो रिमेनिंग बच गया ये बुक वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, किताबों में जो वैल्यू इस समय आ रही है आपकी बुक वैल्यू है। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे, इसलिए ये डिटेल में आपको मैं डिस्कस करूँ, और आपको पता नहीं ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा वो पे। तो इसको क्या कहते हैं कि बुक वैल्यू। ठीक है, ये बुक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये रिमेनिंग वैल्यू के बुक वैल्यू या रेजिडियल वैल्यू आप कह लो, रेजिडियल वैल्यू नहीं कह सकते, बुक वैल्यू जो किताबों में वैल्यू आ रही है इस समय। ठीक है, किताबों में जिस फिक्स एसेट की वैल्यू, मतलब ये ट्रक की आज वैल्यू कितनी है, 9 लाख की है, जो आपकी बुक्स में आ रही है। ठीक है, ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने बताना था एक, है ना, तो यहाँ पे आपको समझा रहा था। अब मैं अगर आपको यहाँ से पढ़ाऊँ तो जरा इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो चलिए, व्हेन विल स्टार्ट द डेप्रिसिएशन, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने वही एग्जांपल ट्रक का यहाँ पे दे रखा है, वैसे डेट ऑफ परचेज। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने शोरूम वाला दिया था, लेट से आप कोई गाड़ी शोरूम से खरीद के लाते हो, तो जिस दिन आप गाड़ी से शोरूम लेके आते हो, लेट से आपने कोई बाइक खरीदी, बाइक घर पे आई, तो घर पे आती आप तो चलाना शुरू कर देते हो। इसका मतलब यूज में तो आप सेम डे ही ले आते हो, जिस दिन खरीदा सेम डे ही आप यूज में ले आते हो। तो ये तो रेडी टू यूज एसेट है। ये कौन से एसेट होते हैं, रेडी टू यूज, जिसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। जैसे ट्रक में तो मैंने कुछ चेंजेस करवानी थी, लेकिन बाइक में थोड़ा ना करानी है। तो रेडी टू यूज, जो रेडी टू यूज एसेट होते हैं, रेडी टू यूज, उसको तो सेम डे ही इस्तेमाल में ले आते हैं। तो डेप्रिसिएशन किस दिन से चार्ज करोगे, जिस दिन ये यूज में आ गया। तो कुल मिला के इन शॉर्ट क्रक्स यही है, जिस दिन आप पुट टू यूज में रहोगे, जिस दिन से इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दी। मैंने सेम डे स्टार्ट कर दिया था बाइक को यूज करना, तो सेम डे से डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया। ट्रक को यूज करना मैंने 30 दिसंबर से किया था, तो मैंने 30 दिसंबर से डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया। बुक में आपको जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको लिखा मिलेगा पुट टू यूज डेट ये है। अब अगर क्वेश्चन आपको पुट टू यूज डेट नहीं बता रहा, तो आप अज्यूम करोगे कि सेम डेट जिस दिन हमने खरीदा उसी दिन से हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी, व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, नेट रियलाइजेबल, इसको एनआरवी भी बोला जाता है, या सैल्वेज वैल्यू। देखिए सब इसी के नाम है, बट मोस्टली आपको क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, तीन ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। कहने को एनआरवी भी इसी का नाम है, ये भी बोला जा सकता है, बट सब नाम इसी के। ये इसका मतलब क्या होता है, लिखा है जी एनआरवी ऑल्सो नोन स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज और अकाउंटिंग पर्पस, इट इज एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू या सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो एनआरवी इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एसेट। उसका मतलब क्या है, कहना चाहता है आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में हमने यूजफुल लाइफ ली थी, बताओ कितनी, 5 साल। हमने अज्यूम किया था कि हमारा ट्रक जो है 5 साल तक चलेगा, ये हमने एज्यूम ली थी। मैंने एक ट्रक खरीदा था जिसको मैंने माना था 5 साल तक तो उसका यूज होगा ही होगा। अगर आपको यूजफुल लाइफ के बारे में नहीं पता तो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था यूजफुल लाइफ क्या होती है, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ हमने एज्यूम की थी 5 साल। अब एक चीज बताओ, लेट से अब हम यहाँ पे ना एक चीज सीखते हैं, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है। लेट से मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले तो अज्यूम कर ली डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो लेट से मान लो 10% से गिरेगी वैल्यू, ठीक है जी। और हमने जो ट्रक की कॉस्ट भी थी वो ली थी 5 लाख, है ना। मैंने अज्यूम किया ट्रक की कॉस्ट है 5 लाख, 10% से हर साल गिरेगा। तो नेक्स्ट 5 ईयर बाद बताओ, अगर 10% से 5 लाख, अगर 5 लाख का ट्रक है और 10% हर साल गिरेगा तो 5 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये देखो, फर्स्ट तो मैंने आपको बताई कॉस्ट कितनी, 5 लाख, फर्स्ट कॉस्ट। ईयर 1 की बात करूं, अगर ईयर वन की यहाँ पे लेस करो डेप्रिसिएशन 10%, तो 5 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 50,000। पता नहीं कैसे कैलकुलेट किया, 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ऐसी प्रेजेंटेशन का पेपर में भी दिखानी, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा, कैसे अच्छे से समझा भी दूंगा कैसे प्रेजेंट करते हैं। ईयर 2 का डेप्रिसिएशन निकालो जरा, ठीक है। ये अगर 5 में से 50 गए तो ये बच गए 4,50,000, ठीक है। इसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन लगाओ। अब क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि 5 लाख पे अब डेप्रिसिएशन लगेगा या 4.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। ये दो मेथड आपके माइंड में आ सकता है। अभी अभी के लिए आप ना इसको भूल जाओ, अभी के लिए मान के चलो आप जो है सारा डेप्रिसिएशन सिर्फ 5 लाख के ऊपर ही निकाल रहे हैं, ठीक है। हम ये मान रहे हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में आपको अलग से भी डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप मान के चलो हमें सारे डेप्रिसिएशन 5 लाख के ऊपर ही निकालना है। तो नेक्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन कितना है, 50,000। तो कितना रहेगा ईयर 2 के बाद वैल्यू, 4 लाख, ठीक है। ईयर 3 पे निकालो जरा, फिर से लेस करो डेप्रिसिएशन, फिर से आपने 50,000 निकाले, अब कितनी रहेगी जी वैल्यू, 3.5 लाख। अभी बताओ कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, है ना। अभी हम चलते जरा चौथे साल के ऊपर, ठीक है, 3 इयर्स हो गए। चलो ईयर 4 पे फिर से मैंने लेस किया डेप्रिसिएशन 50, कितना रह गया जी, 3 लाख। ईयर 5 फिर से लेस करो जी डेप्रिसिएशन, क्योंकि 5 साल अभी निकालने था ना। ये 50,000 मैंने फिर से लेस कर दिया, ठीक है। कितना रह गया जी, 5 साल के बाद वैल्यू रह गई थी 2,50,000, ठीक है जी। ये वैल्यू आपकी बच गई आफ्टर 5 ईयर, ठीक है जी। अगर मैं और दिखाऊं और अच्छे से प्रेजेंट करूं तो आपने क्या किया है, अगर मैं आपका पी एंड एल की साइड बनाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बताऊं, आपने क्या किया है एक्सपेंसिस साइड के अंदर, ये देखो, ये आपका है जी ईयर 1, ये ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ये 5 साल आपने दिखाए थे। तो पी एंड एल के अंदर आपने हर साल कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए, ईयर 1 में 50,000, ईयर 2 में भी आपने 50,000 दिखाया, ईयर 3 में भी आपने 50,000 दिखाया, ईयर 4 में भी आपने 50,000 दिखाया, एंड ईयर 5 में भी अपना डेप्रिसिएशन 50,000। जैसे जैसे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हो आप यहाँ पे दिखाते जा रहे हो। और इसके कोरस्पोंडेंस अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की बात करूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने इतना तो बना ही दिया, तो बैलेंस शीट को भी पढ़ लेते हैं।
तो ये देखो, अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट का तो एसेट साइड में दिखाना है ना, लेट्स से ये एसेट साइड है। अगेन इसका भी ऐसे कर लो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है, ऐसे ही हमने डेप्रिसिएशन सॉरी बैलेंस शीट की भी देख लेते हैं प्रेजेंटेशन एक बार। ठीक है, जरा देखते हैं बैलेंस शीट की कैसे आती है। लेट से हमने बैलेंस शीट का फिक्स एसेट दिखाया, फिक्स एसेट की स्टार्टिंग थी कि 5 लाख, आपने यहाँ से लेस किया डेप्रिसिएशन 50,000। ठीक है, आपने यहाँ से डेप्रिसिएशन निकाला ना 50,000, यहाँ से 50 निकाला और ऊपर पी एंडल में डाल दिया, तो वैल्यू बच गई थी 4,50,000, 4.5 लाख। ठीक है, ये वैल्यू है 4.5 लाख। इसको बोलते हैं जी बुक वैल्यू, ये हमारी क्या कहलाती है, बुक वैल्यू। ठीक है, ईयर 1 की बुक वैल्यू ऑफ ईयर 1, जो भी डेट होगी हम उस समय लिखेंगे, ये ईयर 1 की बुक वैल्यू होगी। अब याद रखना, जो हमने पहले भी कंसेप्ट पढ़ा, जो यहाँ का क्लोजिंग होता है, जो यहाँ का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग। तो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग। तो नेक्स्ट ईयर जो होगा अगला साल, तो वहां पे आप क्या करोगे, जो क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बन गया, ओपनिंग। आपने नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन दिखाया 50,000, तो आप बताओ क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ ईयर 2 की कितनी रह गई, 4 लाख। ये ईयर 2 की आई बुक वैल्यू, है ना। अब ऐसे में आपसे कहूँ, जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का फिर से क्या बनेगा, ओपनिंग। तो थर्ड ईयर का ओपनिंग क्या बना, 4 लाख। फिर से आपने 50,000 का डेप्रिसिएशन हटाया। ठीक है, अब वैल्यू कितनी रहेगी, 3,50,000। ईयर 3 का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है जी। अब ईयर 4 की बात करूँ, अगेन जो यहाँ का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग। तो अगले साल आपने 3,50,000 का क्या बनाया, ओपनिंग। इसमें से आपने 50,000 लेस कर दिए, तो बताओ क्लोजिंग कितना रह गया, ईयर 4 की बुक वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। ठीक है जी। और अगर मैं इससे आगे की बात करूं, ईयर 5 की, अगेन जो इधर का क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग, है ना। जरा इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें तो 50,000 आप हटा लो, आपके पास क्लोजिंग क्या आ गया जी, 2 लाख। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगी, फिफ्थ ईयर का क्लोजिंग। अगर आप देखो तो यहाँ पे दोनों सेम ही आ रही है। आप देखो यहाँ पे 250 निकाली आपने, और यहाँ पे भी जो हमने निकाली थी, ये देखो 250 ही निकाली थी आपने, ये देखो। आप चाहे यहाँ से 250 देखो, और यहाँ पे भी आपकी क्या आई है, 250 ही आई है। दोनों साइड से मैंने क्या निकाली है, मैंने 250। तो आप प्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, आप कर क्या रहे थे, आप जो ये बैलेंस शीट के अंदर 50-50 डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, ये जो 50-50 डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, आप यहाँ से आपने क्या किया एक्चुअल में के अंदर, आपने ये जो 50,000 ईयर 1 में दिखाया, ये वाला 50,000 यहाँ से निकाला और पी एंडल में जाके ईयर 1 के अंदर दिखा दिया। सेकंड ईयर के अंदर आपने यहाँ से 50 निकाला, और ये 50 जाके आपने ये देखो ईयर 2 में दिखा दिया। ईयर 3 में आपने 50 निकाला, तो ये थर्ड ईयर में 50 दिखा दिया। ईयर 4 में आपने 50 निकाला, ये देखो फोर्थ ईयर में दिखा दिया। फिफ्थ ईयर में आपने 50 निकाला, और ये देखो यहाँ पे जाके आपने दिखा दिया। ठीक है, तो ये फिफ्थ ईयर में आपने निकाला था 50, और ये 50 आपने यहाँ पे जाके दिखा दिया फिफ्थ ईयर के अंदर। तो कुल मिलाकर देखो वैल्यू दोनों जगह सेम थी। तो प्रेजेंटेशन थी, आपको मैंने प्रेजेंट करने का एक तरीका बताया था, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, पी एंड एल में डेप्रिसिएशन चला गया और बैलेंस शीट में भी दिखा दिया। ठीक है, ये एक तरह से प्रेजेंटेशन है। बाकी मैं प्रेजेंटेशन अभी बताऊंगा आपको, जैसे मैंने यहाँ तक बता दिया। नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन देखेंगे और डिटेल में आपके मेथड भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है जी, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको समझ में आएगा कंपनी एस एल एम या डब्ल्यू बी क्यों लगाती है, ये मेथड है डेप्रिसिएशन जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, ये जो 25 लाख की वैल्यू बच गई, सॉरी 250 की जो वैल्यू बच गई, 2,50,000 रुपए की, इसी को बोला जाता है। वैसे तो ये आपको पता है, जो मैंने आपको बताया, ये बुक वैल्यू है। बताओ बुक वैल्यू कब की है, बुक वैल्यू ऑफ ईयर 5 की। मतलब अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो बुक वैल्यू बच गई मेरी ईयर 5 की, कितनी बच गई जी, 2,50,000। ये यही वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर ये किताबों में इतने की वैल्यू आ रही है, तो मतलब अगर आज आज अगर आप मार्केट में जाओ, आज अगर मार्केट में जाए नहीं जाए, तो ये जो एसेट है हमारा, ये जो है हमारा एसेट है, हमारा एसेट है, वो
इतने का तो सेल होना ही चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, अगर मेरी बुक्स में आफ्टर यूजफुल लाइफ, यहाँ पे एक चीज याद रखना, मेरी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है, जो हमने एज्यूम किया था ये ऐसे 5 साल तक चलेगा, हमने पूरे 5 साल इसको यूज कर लिया, पूरे 5 साल हो चुके हैं, देखो आफ्टर 5 ईयर के बाद ये वैल्यू निकल के आई है 2,50,000। 5 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 5 साल के बाद। अगर 5 साल के बाद भी आपके एसेट में कोई वैल्यू बच जाती उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, 5 साल हो जाने के बाद, और 5 साल के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 2,50,000। ठीक है जी, मतलब आज ये कम से कम मार्केट में इतने का तो बिकना चाहिए। अगर मैं आज मार्केट में जाकर इसको बेचने जाऊंगा, क्योंकि आपने नया एसेट तो है नहीं, ये 5 साल बाद बेचने जा रहे हो, तो 5 साल बाद भी अगर मार्केट में बेचने जाओगे तो आज कम से कम नहीं तो 2,50,000 तो आपको मिल ही जाएंगे। हालांकि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 5 लाख थी, लेकिन आज मार्केट में बेचने जाओगे 5 साल बाद तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2,50,000। कम से कम 2,50,000 का तो बिकना चाहिए ही ये, क्योंकि इतनी वैल्यू तो हमारी बुक्स भी दिखा रहा है, कम से कम 2,50,000 का तो ये बिक जाना चाहिए, इतने का तो सोल्ड होना ही चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, ये तो मैं चाहता हूँ इतने का तो होना चाहिए, ये तो हमारी रिक्वायर्ड है, ये हमारी नीड है, इतने का तो चाहिए। कितना चाहिए, 2,50,000 का तो बिकना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये बिका कितने का। अब दो सिचुएशन है, अगर तो ये ग्रेटर देन 2,50 बिका, मतलब 2,50 से ऊपर बिका, तो आपका फायदा है, तो आपको प्रॉफिट हो गया। आपके अकॉर्डिंग ये कितने का बिकना चाहिए था, 2,50,000 का, लेकिन ये बिक गया 2,60,000। बिकना चाहिए तो 2,50 का, बट बिक गया 2,60 का, तो आपको तो 10,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। आपको तो 10 का क्या हो गया, प्रॉफिट। आपको तो मजे हो गए, प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये का। बट बताओ प्रॉब्लम कहाँ आएगी। बट अगर बिकना चाहिए था 2,50 का, बिका 2,20 का, तो बताओ आपको जो हो गया 30,000 का लॉस। ठीक है जी, तो ये जो लॉस है ये माना जाएगा कि लॉस ऑफ एन एसेट, यानी क्या होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ऐसे यहाँ पे भी बोला जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, इसी को बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करने होंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट होते हैं हमेशा स्क्रैप और रेजिडुअल वैल्यू के बेसिस पे होता है। ये जो मैंने आपको लास्ट में याद रखा है, ये आपको पेपर में निकाल के दिखानी है उसको वैल्यू, ये सब एग्जाम में आपको निकालनी है। तो लास्ट में जो हमारी वैल्यू बच जाती है, ये जो वैल्यू मेरी लास्ट में बच गई थी आफ्टर यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ फिनिश होने के बाद अगर उस एसेट में कोई वैल्यू बच जाती है, उसी को बोला जाता है जी स्क्रैप वैल्यू, रेजिडियल वैल्यू, सब इसी के नाम है। ठीक है जी, सैलवेज वैल्यू। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड अमाउंट जो आपको एंड ऑफ द ईयर मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको निकाल के बताया है। तो हम एक्चुअल में करते क्या, ये तो मैंने आपको निकाल दिया ना, बट मैं निकाल नहीं रहा। जिस दिन मैंने एसेट खरीदी है, जिस दिन मैं एसेट बाय करूंगा, जिस दिन जैसे हमने जो फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल लिया था ट्रक का, मैंने ट्रक खरीदा था 5 लाख का, उसी दिन मैंने एज्यूम कर लिया था कि यूजफुल लाइफ इसकी क्या है, 5 साल है। तो उसी साल मैंने वहां पे उस समय बता नहीं था, मैं अब आपको प्लान की उसमें जरूरत नहीं थी। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ना एक एस्टिमेशन और लिया था। एक तो एस्टिमेशन में ले लिया 5 साल चलेगा, ये एस्टिमेशन और लिया जाता है शायद ये 5 साल के बाद कितने का बिक जाएगा। शायद ये 5 साल के बाद मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 3 लाख का तो बिक जाना चाहिए। ये मेरी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक्सपेक्ट, ये एक्चुअल में है नहीं, ये बढ़ भी सकती है घट भी हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, नहीं मे भी इतनी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये सैलवेज वैल्यू है। ठीक है, इतनी की तो बिक जानी चाहिए, बिकेगी नहीं बिकेगी वो बाद में पता लगेगा। ठीक है, नहीं तो अब एक चीज बताओ, अब मुझे यहाँ पे बताओ, अगर आपको लगता है 5 लाख की तो मैंने एसेट खरीदी, जिसमें 3 लाख को आपको लग रहा है कि आपको आखिरी के 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल आपने ट्रक यूज करना है, आपको लगता है 5 साल के बाद तो 3 लाख मिल जाएंगे। तो आप मुझे बता सकते हो, आपको लगता है अगर 3 लाख मिल जाएंगे तो आपकी रियल कॉस्ट आज कितनी है, 2 लाख। अब कईयों को लग रहा होगा ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये मुद्दा थोड़ा अलग चला गया। बट ये 2 लाख, इसको मैं भी चलो अब यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा अभी। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगा कि यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता था। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे सिर्फ स्क्रैप रेजिडियल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यही आपकी स्क्रैप वैल्यू, जो वैल्यू बच जाएगी आखिरी में। अब उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो आपको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। तो स्क्रैप वैल्यू, सैलरी वैल्यू सब इसी का नाम है, जो एंड ऑफ द लाइफ बचेगी। रेजिडियल जो रह गई, रेजिडियल का मतलब क्या है, जो बच गई। रेजिडियल का मतलब ही ये है जो बच गई,
बची हुई वैल्यू, बची हुई वैल्यू, ठीक है, इतने के तो बिकना चाहिए। आप अगर कोई मोबाइल भी खरीदते हो तो बताओ, आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है नहीं, मोबाइल आपने इस साल खरीदा तो अगले साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। आपने अगर आज 10,000 का मोबाइल खरीदा है तो क्या 2 साल बाद अगर आप इसको बेचने जाओगे तो 2 साल बाद भी क्या आपको 10,000 ही मिलेंगे? तो ऑब्वियस ही आता है उसके बाद आपको 2 या 3 या ज्यादा से ज्यादा 5,000 मिल जाएंगे, है ना। अब आपने क्या लगाया, आपने एक एस्टिमेशन ही तो लिया, ये आपने एक सोचा ही तो है, शायद हमें 2 साल के बाद अगर मैं बेचूं तो 5,000 तो मिल ही जाने चाहिए। आज मैंने 10,000 का मोबाइल खरीदा और मेरे को लगता है कि 2 साल के बाद 5,000 तो मिल ही जाएंगे। अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो 2 सालों के बाद आपको पता लगेगा, बट ये आपने आज सोचा कि इतने तो मिल ही जाएंगे, ठीक है जी। बाकी मिलेंगे वो तो फ्यूचर में देखेंगे। अगर 2 साल के बाद अगर 5,000 से ऊपर 6,000 मिल जाता तो आपका प्रॉफिट है 1,000 रुपए का। अगर इससे कम मिले, 4,000 मिलते तो 1,000 रुपए का लॉस है आपका, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करते हैं, बट एक चीज क्लियर होगी, प्रॉफिट और लॉस जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो किस पर बेस्ड होगा, यही रेजिडुअल वैल्यू जो आप आखिरी में निकालोगे, ये जो आखिरी में आप रेजिडुअल वैल्यू निकालोगे 2,50,000, इस पर बेस्ड होगी सारी की सारी आपकी कैलकुलेशन, ठीक है नहीं। तो इसी को बोला जाता है जी बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो आपको पता होनी चाहिए बुक वैल्यू किसको बोला जाता है, जो हर साल के आखिरी में बचती है आपकी किताबों के अंदर, उसको कहा जाता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये टर्म मैं बहुत यूज करूंगा वहां के अंदर, ठीक है। तो आपको स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू समझ में आ गया हो। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, लेट से अगर मैंने कोई ट्रक खरीदा था, ये ट्रक जो मैंने बेचा है 3 लाख रुपए का, है ना, यूं समझ लो मैंने ट्रक बेच दिया 3 लाख रुपए का, लेकिन ये समझ लो इस 3 लाख के अंदर कुछ ना कमीशन जुड़ी हुई है 20,000 रुपए। लेट से मैंने किसी एजेंट को बोल रखा था कि मेरा ट्रक बिकवा दो, तो उस एजेंट के थ्रू मेरे ट्रक सेल हुआ, मैंने किसी एजेंट को बोला था मेरा ट्रक बिकवा दो, मैं आपको 10% कमीशन दे दूंगा जितने का आप बेचोगे, है ना। लेट से मेरी एजेंट के साथ बात हो गई, ट्रक बिक गया, अब एजेंट को 10% निकाले तो 30,000, 30,000 रुपये आपको एजेंट को देने। तो बताओ आपको कितने का बेनिफिट, आपका जो नेट प्रॉफिट और लॉस है वो कितना है, 3 लाख में से 30,000 रुपए का तो आपने एजेंट को ही दे दिए, तो आपको तो मिले कितने, 270, तो 270 मिले। तो आपके लिए जो सेल वैल्यू है वो कितने की है, 270। इट्स मीन्स जो भी आप रेजिडुअल वैल्यू निकालोगे या स्क्रैप वैल्यू देखोगे, अगर उसमें कुछ एक्सपेंसेस इंक्लूड है, अगर कोई खर्चा जुड़ा हुआ है, एजेंट को कमीशन दी थी या कुछ भी, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, अगर कुछ भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है ना, तो वो आपको हमेशा माइनस करने के बाद नेट निकालनी पड़ेगी। जो रेजिडुअल वैल्यू आपकी बची है आखिरी के अंदर, अगर इसमें से कोई खर्चा वो हटाओ, जब रेजिडुअल में से आप खर्चा हटा दोगे तो क्या बताओ क्या निकल आएगी, नेट निकल आएगा, वो नेट निकल आएगा। और वो नेट क्या होगा, रेजिडुअल वैल्यू, नेट रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू में से एक्सपेंसिव जोड़ोगे तो क्या निकलेगी, नेट रेजिडुअल वैल्यू। इसलिए शुरू में उसको एनआरवी भी बोला जाता है, या तो स्टार्टिंग में नाम बताया था नेट रेजिडुअल, उसको एनआरवी भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मेरे से नीचे पूछ लेना। जरा हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, तो अब आपको ये समझ आएगा कि व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, समझ में आ गई। रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू सब इसी के नाम है। आप बताओ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रेजिडुअल सब इसी को बोला जाता है। यहाँ पे लिखा था नेट रेजिडुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसिव नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एसेट। मतलब उस एसेट को बेचने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो सारे के सारे आपको यहाँ से डिडक्ट करने हैं, माइनस करने के बाद है। बाकी सारा नाम इसी का, इसी को बोला जाता है सब कुछ, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हम उसको इतनी डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे तरीके के मेथड है, एसएलएम, डब्ल्यूबीवी, सारे मेथड है, लेकिन एसएलएम या डब्ल्यूडी में तो कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, या कंपनी ये मेथड क्यों नहीं फॉलो करती, वही वाला क्यों करती है, तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ में अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा जो मैंने एमएनसी कंपनी में गेन किया है, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कंपनी ये फॉलो करती है, क्यों करती है, किस लिए करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।